नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे एमपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश और नेपाल में भूकंप के तेज झटके हुए महसूस, 6.4 रही तीव्रता। पाकिस्तान के मियांवाली में पीएफ बेस पर हमला, कई आतंकी घुसे। पिछले 24 घंटों में चेन्नई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऐलान, स्कूलों में आज छुट्टी हुई घोषित। वर्ल्ड कप, भारत को मिला बड़ा झटका, चोटिल हार्दिक पांड्या विश्व कप से हुए बाहर। नेपाल भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ी, 132 लोगों की हुई मौत। रुक करेंगे कुछ खास खबरों के ऊपर। बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में विधानसभा राउत से अपने वरिष्ठ नेता मधु वर्मा का नाम घोषित कर दिया था, जिसका फायदा मधु वर्मा को मिला, जिसके पास समय ही समय था अपनी विधानसभा में जनसंपर्क करने और अपनी बात रखने का। वैसे देखा जाए तो राव विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा हो। बता दें कि शहर के ये तो विधानसभा छूती है और काफी बड़ा हिस्सा शहर का इसमें आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र काफी बड़ा और फैला हुआ है। प्रत्याशी को काफी मेहनत इस विधानसभा में करनी पड़ती है। भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा काफी शांति और विनम्रता के साथ पूरी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और काफी सम्मान उनको इस बार मिलता दिख रहा है। जनसंपर्क के दौरान रंगवास ग्रामीण क्षेत्र में एक रोचक प्रसंग सामने आया है, जब रावासियों ने मधु वर्मा को विधायक समझकर अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया और कहा कि वहां साल में अब आप आए हैं। यहाँ चेहरा दिखाने इस पर मधु वर्मा ने उन्हें समझाया, भाई मैं तो हारा हुआ विधायक हूँ। हाँ, मेरे कार्यकाल में जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, जब जरूर मुख्य रोड का निर्माण मैंने अवश्य करवाया था। बाकी के जो कार्य को जवाबदारी जीते हुए विधायक की थी। इसके साथ ही ग्रामीण लोग भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने तो 5 साल पूर्व जब चुनाव थे, इसके साथ ही उन्होंने नेताओं को अपने क्षेत्र में देखा था। जब लोगों को समझ आया तो उन्होंने मधु वर्मा को आशीर्वाद दिया और जीत का भरोसा दिलाया। आज हमारा रंगवासा पंचायत के अंदर एक बड़ी पंचायत है, ये करीबन 10,000 मतदाता हैं यहाँ, और सवेरे से लेकर 10 बजे से लेकर अभी तक जनसंपर्क चल रहा था। और मैं समझता हूँ कि लोगों का खूब भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है, और निश्चित है कि मतलब आने वाले समय में मतलब सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और लोगों को जो माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रदेश में विकास किया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 150 जन कल्याणकारी योजना है, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है, उसके प्रति लोगों की बहुत ज़बरदस्त आस्था है, और निश्चित है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। देखिए, कुछ छोटी मोटी समस्या है, कहीं कुछ रोड्स की है, ड्रेनेज की है, पानी की है, इस तरह की समस्या ज़्यादा है। बाकी कुल मिलाकर के ऐसी कोई मेजर बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पर, और निश्चित है कि हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि चुनाव के बाद हम ये सारी समस्या हल करेंगे। क्या है कि उनको लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने फिर उनको बताया कि मैं चुनाव यहाँ से लड़ा था, हार गया था, तो बोले हमारे पास तो 10 साल से आए नहीं, आपने सुना होगा वो चीज़। जब जैसे उनको मालूम पड़ा तो फिर उनको थोड़ा समझ में आया कि नहीं, मैं मतलब इनका कोई वो नहीं है। मतलब अब क्या होता है, जनप्रतिनिधि आता रहे तो निश्चित है बहुत सारी समस्या हल होती है। देखिए, मतदाता से मैं अपील यही करूँगा कि मतलब आने वाले चुनाव में 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और बस पुनः भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। वही खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जो इंदौर शहर में स्थित कॉलोनी धन सिटी, धन रेजिडेंसी, धन प्राइम एवं धन डेस्टिनेशन कॉलोनियों का निर्माण मालिक राजेश साहू के द्वारा कराया गया है। तो वही लगभग सभी प्लाटों का सौदा भी हो गया है इसके, लेकिन खरीदारों को उनके प्लाट की रजिस्ट्री नहीं मिल पा रही। बता दें कि जब भी खरीदार कॉलोनीनाइजर्स राजेश साहू के पास अपने कागजों के लिए जाते हैं तो उन्हें बस आश्वासन मिलता है, जैसे तंग आकर प्लाट के अधिक खरीदार ने शिवपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कॉलोनाइजर राजेश साहू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वही कॉलोनी सर्च डायरेक्टर अमित आजिया से चर्चा की गई है, तो उन्होंने हमें बताया है कि राजेश साहू के द्वारा जब कॉलोनी में प्लाट बेचे गए, जब कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं आई थी, अभी वर्तमान में भी भवन निर्माण की अनुमति कॉलोनी में प्राप्त नहीं, एवं जब लोगों के द्वारा प्लाट खरीदे गए हैं तब लोगों को यह कहा गया है कि अभी आप मात्र टोकन अमाउंट दीजिए, और जब कॉलोनी का निर्माण होगा तो वही लोगों के द्वारा पूरा पेमेंट देने के बाद भी उन्हें अपने प्लाट की रजिस्ट्री नहीं मिल रही है।
घटनाक्रम ये हुआ है, मैं राजेश साहू के यहाँ कंपनी में सेल्स डायरेक्टर हूँ, कंपनी में काम करता था। अभी जिन को मैंने ये प्लॉट बेचे हैं, मेरे कस्टमर हैं, जैसे धन सिटी में, धन रेसिडेंसी में, धन प्राइम में है, सेंट्रल आईटी कॉरिडोर में है, धन डेस्टिनेशन में है। तो इनमें से कुछ जगह रजिस्ट्री हो रही है और कुछ जगह नहीं हो रही है रजिस्ट्री। अब मैं इनके पास गया बात करने के लिए कि आप रजिस्ट्री इन लोगों की करवा दो पेमेंट लेकर, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं मेरे हिसाब से देख लूँगा। क्या वजह जो रजिस्ट्री नहीं की जा रही? वजह यह है कि कहता है कि टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दी, और मैं बोलता हूँ कि उन लोगों से पहले जब प्रोजेक्ट बेचा था हम लोगों ने, कस्टमर से किसी भी प्रकार से इस तरह से कोई बात नहीं हुई थी कि आपको इंस्टॉलमेंट देना है या नहीं देना है। कस्टमर में इंस्टॉलमेंट नहीं दी है? कस्टमर से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी ना इंस्टॉलमेंट देने की। उन्होंने कहा था जिस दिन आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम पूरा पैसा दे देंगे। आपको मना नहीं कर रहे पैसा देने के लिए, लेकिन आपके यहाँ कोई काम तो हो। आपने कच्ची ज़मीन बेची है मुझको, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है? डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारी करीबन 4 प्रोजेक्ट पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या टोकन अमाउंट के साथ इतने प्लाट बेचे हैं? टोकन अमाउंट किसी से 2 लाख रुपए लिए हैं, किसी से 3 लाख रुपए लिए हैं, किसी से 5 लाख रुपए लिए हैं, किसी ने पूरा पैसा दे दिया है। अभी तक भवन अनुमति भी नहीं आई है और ना ही कोई विकास कार्य किया गया है उसमें। और क्या आपने इसके लिए कहाँ शिकायत करी है? मैंने शिकायत करी है कलेक्टर ऑफिस, अपना कमिश्नर ऑफिस, MIG थाने में, विजयनगर थाने में मैं आज जाने वाला हूँ। वहाँ शिप्रा थाने में भी उसके खिलाफ 468 और 467 ये धाराएं लगी हैं और 420 की भी धारा लगी है, जिससे वो अभी भागा हुआ है, यानी ज़मानत नहीं हुई है वो। तो क्या उनको प्रशासन ने उनको गिरफ्त में नहीं लिया? अभी तक कोई प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके खिलाफ। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई हो, और ये जो गलत काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आप हैं। उस कंपनी में क्या थे, उस कॉलोनी में क्या थे? क्या सेल्स डायरेक्टर था मैं। तो आपके द्वारा ही प्लाट बेचे गए? हाँ, मेरे द्वारा प्लॉट बेचे गए हैं। मेरे कुछ लोग हैं, उन लोगों ने भी प्लॉट बेचे, टीम है जो, उन लोगों ने भी बेचारों ने प्लॉट बेचे हैं। और यहाँ तक कि यदि मैं बात करने गया था अभी बीच में, तो कहने लग गया कि तू कंपनी के खिलाफ बोल रहा है, मुझे तेरे खिलाफ भी इंतजाम करना पड़ेगा, तेरे खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। ओनर कौन है उसके कॉलोनी का? राजेश साहू। ये कहाँ निवास करते हैं? ये नागपुर का रहने वाला है, अभी तो इंदौर में रह रहा है, महालक्ष्मी नगर में। प्रमोद द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कमलनाथ के आदेशों में आजंगा लगाती रहती। द्विवेदी का कहना है कि जो पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कमलनाथ जी के द्वारा 29 जून 2019 को 1000 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी एवं 100 रुपए पंजीयन शुल्क तय किया गया था, जिससे अधिक से अधिक जनता सहमत एवं अपनी पत्नी बेटी की संपत्ति में भागीदारी बन सके। इसके साथ ही द्विवेदी ने बताया कि 24 अक्टूबर को एक पत्र के माध्यम से बताया गया कि 3% नगर निगम एवं प्रतिशत पंचायत ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे 1100 रुपए में ही दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाएगा। और इसके साथ ही प्रमोद जी ने बताया है कि 1 नवंबर 2019 से 19 मार्च 2020 के बीच हजारों महिला और बेटियों की मंजूरी से दस्तावेज बनाए गए। प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि फिर भाजपा सरकार आई और फिर उसने इस काम में बाधाएं उत्पन्न करी, जिससे इन दस्तावेजों पे नामांतरण नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष सभी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वचन पत्र नहीं निभाती। 1.5 साल की हमारी सरकार में आपके पास जो गजट नोटिफिकेशन है ये 29 जून 2019 का है। इसके बाद में एक पत्र है वित्त सचिव का, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल 1100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी, यानी 1000 रुपये के स्टाम्प, 100 रुपये का पंजीयन शुल्क लगेगा। एक पिता अपनी पुत्री को, एक पति अपनी पत्नी को, एक माता अपनी पुत्री को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल इतने रुपए में संपत्ति का बराबर हिस्सेदार बना देगा। यानी 1100 रुपये में आप चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो, आप अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को या दोनों को कंबाइन करके उसमें भागीदार बना सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ये 1% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी,
कांग्रेस की सरकार में जब कमलनाथ जी की सरकार आई और उन्होंने 1100 रुपये किया तो अधिकारियों ने कहा नहीं, नगर निगम और पंचायत की ड्यूटी लगेगी। उस पर हमारा विरोध हुआ। वित्त सचिव ने पत्र जारी किया और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2019 को 2:10 पर यह पहला डॉक्यूमेंट इंदौर के मोती तपेला कार्यालय में, ये जो पास में बेटी बच्ची है इसके नाम पर हुआ। उस दिन कुल 11 डॉक्यूमेंट हुए। चंद दिनों के बाद मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर शहर में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होता है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जाल के नेता जनता के बीच पहुंचकर अपने दावे और वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर प्रेस क्लब स्थित आमने सामने कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा आमने सामने हुए, जहां कई मुद्दों को लेकर दोनों पार्टी के नेताओं में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी। जहां इंदौर के मेयर पुष्पामित्र भार्गव और अन्य नेताओं ने रेस कोर्स रोड स्थित भाजपा के मीडिया सेंटर पर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कांग्रेस की पूर्व मंत्री और राव के कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पचवारी के एक बयान को लेकर आपत्ति जताई और कहा है कि जीतू पचवारी नफरती हिंदू नहीं होने की बात करते हैं। तो वहीं पुष्पामित्र भार्गव ने प्रेस वार्ता में कहा है कि जीतू पचवारी का चुनाव हारना और उन्हें इस चुनाव में हराना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश का नेतृत्व ही इस चुनाव में हम सबको मार्गदर्शित कर रहा है, लेकिन अभी तक का कोई पुराना चुनाव आप उठा लीजिए, हर चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व आता है, अपनी बात रखता है और लोग उनको ध्यान से सुनते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार जीतती भी है। उस विकास की बात को यदि देश के प्रधानमंत्री आकर बताएं, उस विकास की बात को यदि हमारे गृह मंत्री आकर बताएं, उस विकास की बात को यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में आकर बताए, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं, तो बड़ा आदमी आता है, आप ध्यान से सुनते हो, केवल भ्रम फैलाने का बयान है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सीए कानून लागू कर कर ऐसे भारत के बाहर से आने वाले हिंदू जो अपने देशों में प्रताड़ित थे, शोषित थे, उनको इस देश की नागरिकता देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों से आए हुए शरणार्थियों को अपना नागरिक बनाकर सच्चे सहिष्णु हिंदू का परिचय दिया है, इसलिए ये बयान कुल मिलाकर केवल भ्रम फैलाने वाला है। मध्य प्रदेश के इंदौर से जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के प्रचार की कमान अब उनके छोटे बेटे विश्वेश कैलाश विजयवर्गीय ने संभाल ली। बता दें कि भाजपा के जनसंपर्क का कारवां जनता कॉलोनी पहुंचा, जहां पर जनता कॉलोनी के लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस मौके पर विश्वेश कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि जनता कॉलोनी के चारों वोट भाजपा जीतती आ रही है और इस बार भी कांग्रेस को यहां से एक वोट नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत अच्छा है, हर घर में माताओं का, सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मिल रहा है। इस वार्ड के सभी युवा साथी भी हमारे साथ, तो अच्छा है। सबसे बड़ी चुनौती किसको मानते हैं आप? अनुराग यादव आम आदमी पार्टी के मैदान में, संजय शुक्ला जो है वर्तमान विधायक भी है, किसको चुनौती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे तो कोई चुनौती नहीं लगती है, पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में विकास किया है, तो ये बात जनता जानती है। हमारे लिए कुछ चुनौती नहीं है। चुनाव तो हमारे लिए बस जनता से मिलने का एक तरीका है और घर जाके माताओं का आशीर्वाद है। आपका यहाँ पे आज भाई साहब का जनसंपर्क चल रहा है और आप देख रहे हैं कितना प्रतिशत मिल रहा है। यहाँ पे हम ये जनता कॉलोनी के चारों बूथ हमेशा से जीतता है और अब की हमारा लक्ष्य है कि ऐसा एक बूथ हम चुने जिसमें कांग्रेस को कोई वोट ना जाए। खिलाड़ी राष्ट्रीय महासचिव है, बड़े नेता है, जो इनको चुनाव कर दिया, तो आपके साथ क्या दायित्व, मतलब कितने मतों से जिताएंगे? हमने शुरू दिन से लक्ष्य लिया है कि भाई साहब हम 1 लाख मतों से जिताएंगे, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। हर कार्यकर्ता हम घर से निकले हुए हैं, तो उनको 1 लाख के ऊपर ही हम जिताने का प्रयास है। आपका मनोज मिश्रा।
खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जो इंदौर के राव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पचवारी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जीतू पचवारी पर किसान आंदोलन के दौरान धारा 307 के 2 केस में वारंट था। इसी के साथ जीतू पचवारी के भाई नाना पचवारी ने भी थाने में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद नाना पचवारी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। एमपी चुनाव होने तक अब नाना पचवारी को जेल में ही रहना पड़ेगा, तो वहीं नाना पचवारी के 3 अन्य साथियों को भी जेल भेज दिया गया है। एमपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।